तो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू सीएसई नाउ करंट अफेयर्स सीरीज। आज हम 8 और 9 मार्च से करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। जो द हिंदू न्यूज़पेपर है आपका, और जो मेजर न्यूज़पेपर्स हैं उनको हम कवर करते हैं, मेनली द हिंदू, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपको चीज आएंगे। दिस इज आवर प्रोफाइल। ओके, यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट कि बोथ द मेंटर्स हैव कवर्ड यूपीएससी, क्लियर्ड यूपीएससी प्रीलिम्स 5 टाइम्स। ओके, सो यू कैन फॉलो दिस सीरीज रिलीजियसली। और करंट अफेयर्स से आप रेस्ट एश्योर्ड कि मेजॉरिटी क्वेश्चन इसी सीरीज से कवर हो जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ द इंपॉर्टेंट थीम्स वी हैव कवर्ड एंड वी आर गोइंग टू कवर टिल 24th May. First question for the day with reference to one nation one election. Okay, and before that, happy Women's Day to all the women and girls. Okay, and also boys, you can wish to your female family members, friends. Okay. सो फर्स्ट क्वेश्चन वन नेशन इलेक्शन को लेके है, प्रपोजल इन इंडिया जो है उसको लेके। तो पहला ऑप्शन, आर्टिकल 83 एंड 172 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 5 years फॉर लेजिस्लेचर बट डू नॉट गारंटी अ फिक्स टर्म। कह रहे मैक्सिमम टेन्योर दिया 5 साल और गारंटी नहीं करता है फिक्स टर्म का। देन सेकंड ऑप्शन, आर्टिकल 75 एंड 164, 75 एंड 164 एस्टैब्लिश द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, मतलब गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू द लेजिस्लेचर, जैसे पार्लियामेंट है, असेंबली है। देन थर्ड ऑप्शन, अर्ली डिजोल्यूशन, जो डिजोल्यूशन होता है लेजिस्लेचर का, कह रहे हैं इज कंसीडर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंडर द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आपने डिजोल्व कर दिया पहले टाइम से पहले तो उसको माना जाएगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, सो पॉज द वीडियो और मार्क द आंसर। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज, क्या आपका थर्ड ऑप्शन ये इनकरेक्ट। आपने कई बार देखा होगा अर्ली रिजोल्यूशन होता है। अब मान लो सरकार ने जारी कर दिया, किसी की डेथ, पीएम की डेथ हो गई, और मान लो स्टेट असेंबली में जो एमएलएज हैं वो दूसरे पार्टी में शिफ्ट हो गए, तो इस तरह की चीजें होती हैं, या प्रेसिडेंट रूल लग गया, तो रिजोल्यूशन जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड पे अगर रिजोल्व किया जाएगा तब अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। पहला सही है आपका कि मैक्सिमम टेन्योर 5 साल का है, लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं है फिक्स टर्म की। ओके, एंड सेकंड वन इज ऑल्सो करेक्ट कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेजिस्लेचर को, लेकिन जैसा आपको पता होगा जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लोकसभा को, स्पेसिफिकली लोकसभा, सेंटर में स्पेसिफिकली लोकसभा, और स्टेट में स्पेसिफिकली स्टेट असेंबली, ये काउंसिल हो चाहे राज्यसभा हो, उसको इन जनरल वाली चीज काउंट करते हैं। मतलब इन जनरल असेंबली या पार्लियामेंट को है, स्पेसिफिकली जो आपका पॉपुलर हाउस होता है लोकसभा या असेंबली, उसमें होता है। ठीक है, आर्टिकल 85 में बोला गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को डिजोल्व कर सकता है, और 174 में बोला गया है कि गवर्नर कर सकता है उसको डिजोल्व। अब पहले 1967 तक इनफैक्ट साथ में ही इलेक्शन होते, साइमल्टेनियसली होते थे, बट उसके बाद क्या हो गया, कुछ प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन हुआ असेंबली का, उसके बाद से चीजें बदल गई। और जो चेयर, जो कमिटी थी हमारी, वो फॉर्मर प्रेसिडेंट के अंदर कमिटी थी, हाई लेवल कमिटी, जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को एग्जामिन किया है। ओके, Now, coming to question number two, consider the following actions by a governor with respect to a state bill. तो चार स्टेटमेंट है आपके पास। पहला, गिविंग असेंट टू द बिल। दूसरा, विथ होल्डिंग असेंट। तीसरा, रिटर्निंग द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। चौथा, रिजर्विंग द बिल फॉर द प्रेसिडेंट। सो प्लीज पॉज एंड मार्क योर आंसर। राइट, तो देखो, आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर हैज फोर ऑप्शंस रिगार्डिंग स्टेट बिल। या तो असेंट दे सकता है फर्स्ट, या तो वो विथ होल्ड कर सकता है असेंट सेकेंड, या तो वो रिटर्न कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, एक्सेप्ट मनी बिल्स, मनी बिल को रिटर्न नहीं किया जा सकता है। एंड फोर्थ, रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, 1 2 3 and 4। and third question, with reference to India's community based care workforce, consider the following statement। ठीक है, जो कम्युनिटी बेस्ड वर्कफोर्स होते हैं, वुमेन्स डे पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, द हिंदू ने मल्टीपल आर्टिकल्स कवर किए थे, तो जीएस 1 की सोसाइटी और सोशोलॉजी के लिए इन आर्टिकल्स को पढ़ लेना आप लोग, लगातार 3 दिन तक द हिंदू ने कवर किया है। पहला ऑप्शन, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा आर कंसीडर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कह रहे हैं इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय काउंट किया जाता है। फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स जो होते हैं, दे ऑपरेट अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम के अंदर काम करते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर इस स्कीम के अंदर काम करते हैं। देन मैनी फ्रंट लाइन केयर वर्कर्स इन इंडिया रिसीव ऑनरेरियम रेदर देन रेगुलर सैलरीज, कि कुछ अमाउंट जो है उन्हें मिलता है सैलरी एज सच, जो रेगुलर फिक्स सैलरी होती है इस तरह से नहीं मिलती है। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि 2 और 3, जो तीसरा है वो सही है। कि ऐसा कोई ये नहीं कि कोई बेसिक स्केल है उनका 5,000 7,000 कहीं 2,000 इस तरह का, बार बार आपने प्रोटेस्ट सुना होगा, हर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में होता रहता है ऐसा। काफी लो पे है इनका, और लैक ऑफ फॉर्मल एम्प्लॉय वाला स्टेटस, की जो इनको कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज नहीं मिलती है, इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय काउंट नहीं किया जाता है। कभी आपने नहीं देखा होगा इसके लिए एग्जाम हो रहा है, या ऐसा कोई इनको परफॉर्मेंस बेस्ड इनको प्रमोशन वाली चीज दे रहे हैं। ठीक है, और आंगनवाड़ी वर्कर, यस करेक्ट है, आईसीडीएस के अंदर ये लोग काम करते हैं। ओके,
सो राइट आंसर विल बी 2 और 3। इनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती और ये लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है। Now, coming to question number 4, with reference to the Finance Commission grants to urban local bodies in India, consider the following statement. ठीक है, तो तीन स्टेटमेंट आपके पास। पहला, द फाइनेंस कमीशन रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। सेकंड, grants to urban local bodies are entirely untied, allowing cities to decide their own spending priorities. Third, some finance commission grants are performance based and linked to specific conditions. Right, so please pause and mark your answer. तो देखो, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर आता है और रिकमेंड करता है फिजिकल ट्रांसफर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, और वो रिकमेंड कर सकता है टू लोकल बॉडीज ऑल्सो, तो लोकल बॉडीज को भी कर सकता है। लोकल बॉडीज को जो ग्रांट करता है वो टाइड भी हो सकता है। टाइड का मतलब क्या, कंडीशनल है। फॉर एग्जांपल सैनिटेशन के लिए दे दिया तो वो सैनिटेशन के लिए ही आपको यूज करना है। अगर ड्रिंकिंग वाटर के लिए दिया तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए ही यूज करना है। दूसरा कंपोनेंट होता है परफॉर्मेंस बेस्ड। ठीक है, यानी कि अनटाइड है। जैसे आपका, आपने डेट कम कर लिया, कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसने डेट कम कर लिया, उसने बेटर परफॉर्मेंस किया, उसने बेटर टैक्स कलेक्शन किया, तो उसको बेटर मिलते हैं ग्रांट्स, तो वो होता है परफॉर्मेंस बेस्ड। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज करेक्ट, बिटवीन यूनियन एंड स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही। सेकंड क्या बात कर रहा है, इंटायरली टाइड, वो गलत है। टाइड भी होता है और अनटाइड भी होता है, जैसे आपको बताया। तो थर्ड क्या है, सम फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स आर परफॉर्मेंस बेस्ड, ये सही है, और परफॉर्मेंस बेस्ड भी कुछ ग्रांट्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, 1 और 3 ओनली। इस साल आपका फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई चांसेस है कि क्वेश्चन आएंगे उससे। फिफ्थ क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, काफी न्यूज में रहा है ये, आपने सुना होगा कभी 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ का जो ड्रग कंसाइनमेंट है, इस तरह की चीजें पकड़ी गई हैं इंडिया में। ओके, सो इंपॉर्टेंट है इस साल के द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और आप लोग ध्यान रखना इस चीज को, आप अभी इग्नोर कर दोगे इस चीज को और एग्जाम टाइम तक भूल जाओगे। जो पूरे साल फेमस रहा है, जैसे ड्रग वाली चीज फेमस रही है, आई गेस 6-8 महीने पहले की न्यूज है जब 20,000 करोड़ का कंसाइनमेंट पकड़ा गया था। तो इंपॉर्टेंट थी इस साल के लिए, एनसीबी को इग्नोर नहीं करना है। तो कह रहा है एनसीबी जो है फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एक्शंस अगेंस्ट इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया। जो इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग है उसको क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेटेड एक्शंस लेने के लिए। देन थर्ड ऑप्शन, इट इन्फोर्सेस प्रोविजंस ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। जो एनडीपीएस एक्ट है उसको लेके भी ये रिस्पॉन्सिबल है, उसको इन्फोर्स करता है ये। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। यू कैन से कि फेयरली इजी क्वेश्चन है ये। सो फर्स्ट वन इज करेक्ट, जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है ये। ओके, जो एनडीपीएस एक्ट है आपका, ये 1985 का एक्ट है ड्रग ट्रैफिकिंग को लेके, और इसको इन्फोर्स भी ये करता है। और जो आपका सेकंड ऑप्शन है कि ये इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग वाली चीज, जो इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग वाली चीज है, उसको भी ये हैंडल करता है। अब इसी से रिलेटेड आपका, आपने सुना होगा गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। तो इनकी जो कंट्रीज हैं, कंट्रीज के बारे में उनका जो नाम है, आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, एनसीबी, इंपॉर्टेंट है। डी, ऑल द करेक्ट। Now, coming to question number 6, with reference to women in STEM in India, consider the following statement. पहला, India has one of the highest proportions of female STEM graduates globally. Second, women constitute nearly half of India's research and development workforce. Third, representation of women scientists in major national research agencies in India is generally below 30%. ठीक है, so please pause and mark your answer. ठीक है, स्टेम का मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो आपके मेजर्स होते हैं उसके ऊपर होता है, तो स्टेम फील्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखो तो इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल स्टेम ग्रेजुएट्स ग्लोबली, तो दैट इज करेक्ट। ठीक है, अराउंड 43% फीमेल स्टेम ग्रेजुएट्स हैं इंडिया में, ये करेक्ट है। अब देखो सेकेंड एंड थर्ड में आप देखोगे ना, दोनों में से एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन है सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शंस में। सेकेंड कह रहा है कि विमेन कॉन्स्टिट्यूट नियरली हाफ ऑफ इंडियाज रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्कफोर्स, अराउंड हाफ है विमेन। और थर्ड कह रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन साइंटिस्ट इन मेजर नेशनल रिसर्च एजेंसीज इज बिलो 30। यानी पहले में बोल रहा है कि हाफ है R&D में, सेकंड में बोल रहा है कि बिलो 30% है मेजर नेशनल रिसर्च एजेंसीज में। तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी या तो 2 होगा आंसर या तो 3 होगा आंसर, दोनों नहीं हो सकते। यानी कि ऑप्शन ऑप्शन सी और डी को आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ पर। अब आ जाओ करेक्ट आंसर पे। तो जो विमेन है, आपको
आपको पता होना चाहिए कि हायर जो स्टेम का फील्ड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, उसमें अराउंड 18% है। 50% बहुत ज्यादा होता है, अराउंड 18% विमेन है। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 1 and 3 ओनली। यूपीएससी इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है जिसको आप एजुकेटेड गेसिंग लेकर इसके सॉल्यूशन पे जा सकते Seventh question, which of the following factors are commonly associated with an increased risk of breast cancer? इंडिया में कैंसर जो है बढ़ता जा रहा है और ब्रेस्ट कैंसर का राइज और ज्यादा है। देख रहे हो आप, 2-4 राइज इन ब्रेस्ट कैंसर इंसिडेंस इन 30 years। काफी ड्रास्टिकली इसका जो है राइज हो रहा है। ओके, सो पहला ऑप्शन है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सेकंड ऑप्शन इज अल्कोहल कंजम्पशन, थर्ड ऑप्शन इज लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज टोबैको यूजेस। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। बताइए कि चारों में से कौन से रीजंस हैं in the factors for the rise of breast cancer। okay, so the right answer for this is कि all। ठीक है, sedentary lifestyle जो फूड हैबिट वगैरह वाली चीज होती है, देन उसी का पार्ट ही आप समझ लो टोबैको यूजेज, अल्कोहल कंजम्पशन, तीनों ही है। देन जो लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है, इसको लेके जैसे काफी अवेयरनेस कम है। आपने देखा होगा रिसेंट ईयर्स में इसका नंबर जो है वो डिक्रीज हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ओके, जो लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो क्या करता है, स्लाइटली, ऐसा नहीं कि बहुत मेजर रीजन है, बट मार्जिनल जो रीजन है काउंट किया जा रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प करता है हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने में। ओके, और जो रिड्यूस करता है ये लाइफ टाइम एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन। तो इसकी वजह से अब इसके जो डिटेक्शन के लिए जो मेथड्स वगैरह होते हैं, जैसे मेमोग्राफी करके मेथड है, ये सब टर्मिनोलॉजीज आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। ऑल फोर आर करेक्ट। Now, coming to question number 8, with reference to the Terminal High Altitude Area Defense System, that is THAAD, consider the following statement. Pehla, it is designed to intercept ballistic missiles during their terminal phase of flight. Second, it destroys incoming missiles using hit-to-kill kinetic energy rather than explosive warheads. Third, it can intercept ballistic missile both inside and outside the Earth's atmosphere. देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इस साल। ये सिर्फ ईरान वाला इशू नहीं है जो अभी हो रहा है। आपको याद होना चाहिए लास्ट ईयर इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके अंदर भी S-400, ब्रह्मोस, आकाश एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इस सारे के सारे न्यूज में थे और आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। तो पहला स्टेटमेंट जो है कि इट इज डिजाइन टू इंटरसेप्ट बैलिस्टिक मिसाइल ड्यूरिंग देयर टर्मिनल फेज ऑफ फ्लाइट, दैट इज करेक्ट, ये सही है। ठीक है, यूएसए का है। थर्ड सिस्टम कहाँ का है? ये यूएसए का है। S-400 किधर का है? ये आपका रशिया का है। सेकंड, इट डिस्ट्रॉयज इनकमिंग मिसाइल यूजिंग हिट टू किल काइनेटिक एनर्जी rather देन एक्सप्लोसिव वॉरहेड्स, ये भी सही है। ये मैकेनिज्म जो है हिट टू किल यूज करता है, जैसे कि आप टाइटल देख सकते हो इस आर्टिकल का। थर्ड, इट कैन इंटरसेप्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड अर्थ एटमोस्फेयर, दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ थर्ड। ये इनसाइड एंड आउटसाइड अर्थ एटमोस्फेयर दोनों जगह इंटरसेप्ट कर सकता है बैलिस्टिक मिसाइल को। ठीक है, एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाए आपका? D 1, 2 and 3 ओनली। और बहुत हाई चांसेस हैं कि इस बार डिफेंस सेक्टर से क्वेश्चंस आएंगे। और कारण है कि सिर्फ ये ईरान इजराइल मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हमने पिछले एक साल में बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड कॉन्फ्लिक्ट्स देखे, इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। सुजय सर ने कहा डिफेंस इंपॉर्टेंट थीम है, हॉट थीम है इस बार, तैयार कर लो आप सभी लोग। ओके, ऑन दैट नोट, थैंक यू एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।